नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा में जो सफलता का दरवाज़ा है वो किताबों से होकर के गुजरता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किताबों को कैसे पढ़ा जाए और उनसे नोट्स कैसे बनाया जाए। तो ये वीडियो इसी पे होने वाला है। एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर मैं नोट्स कैसे बनाऊँ और कैसे पढूँ, तो आप एक लाइव वीडियो बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप मिक्स मत कीजिए। जब प्राचीन काल के नोट्स बना रहे या प्राचीन काल पढ़ रहे हैं तो उस दौरान मेरी सलाह है मध्यकाल मत पढ़ो, और जब आधुनिक भारत पढ़ रहे हो तब मध्यकाल मत पढ़ो, और मध्यकाल पढ़ रहे हो तब आधुनिक भारत मत पढ़ो, और जब रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तब जीव विज्ञान मत पढ़ो। क्योंकि मानव शरीर पढ़ रहे हो और अचानक बीच के अंदर अणु परमाणु आ जाए, ठीक है, या अणु परमाणु पढ़ रहे हो बीच में कंकाल तंत्र आ जाए, तो मेरी दृष्टि से ये सही नहीं है। क्योंकि पढ़ने में एक तारतम्य रहता है, एक क्रमबद्धता रहती है, तो क्रमबद्धता उससे टूट जाती है। और जब आप संविधान पढ़ो तो मेरा ऐसा मानना, संविधान लगातार संविधान पढ़ो, संविधानमय हो जाओ, है ना, एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे, है ना, पढ़ें कैसे दोस्तों। जैसे आप संविधान आपको पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक है आपके सामने है, एक छोटा सा टॉपिक है सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण। दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप पढ़ो ना तो इस तरीके से पढ़ो कि कल मुझे दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, हाथों हाथ उस चीज़ को याद कर लो। मैं उदाहरण देकर के बताऊंगा, है ना, और अभी के अभी आपको याद भी करवा दूंगा। देखो, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की जब बात आती है ना, कि वित्त पर संसद कैसे नियंत्रण रखती है, तो 3 कमेटियां हैं, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति कह दो, और लोक उद्यम समिति यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज। 3 कमेटियां मैंने नाम बता दिए। लोक लेखा समिति, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इस कमेटी की स्थापना की गई थी। 1921 के अंदर की गई थी, 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष से होता है, एक परंपरा सी बन गई है। इसका कार्य क्या है, ये भारत सरकार के जो खर्च है उनका औचित्य देखती है ना, कि नियमानुसार खर्च है कि नहीं है, कुशलता के साथ में खर्च है कि नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है कहीं, उचित नियम प्रक्रियाओं का पालन किया गया कि नहीं किया गया, ये देखती है। और लोक लेखा समिति जो है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आपस में अंतर संबंध है, और इसको फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक कहा जाता है। ये हो गई आपकी लोक लेखा समिति। अब अनुमान समिति, ये सिर्फ और सिर्फ लोक सभा की कमेटी है। इसमें 50 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोक सभा के ही होते हैं। अनुमान, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जब बजट पेश किया जाए तो बजट के जो अनुमान है वो कुशलता के साथ में कैसे तैयार हो, जो अनुमान है उसमें एक्यूरेसी कैसे आए, कुशलता कैसे आए, उसमें मितव्यता कैसे आए, प्रशासनिक सुधार कैसे हो, तो ये देखती है अनुमान कमेटी, अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। तीसरा हो गया लोक उपक्रम समिति। नाम से पता चल रहा है लोक उपक्रम, यानी पब्लिक जो इंटरप्राइजेज है उनके कार्यों को, यानी कि उनको कितनी ऑटोनॉमी देनी है, उनको कितनी स्वायत्ता देनी है, ठीक है, और उनके कामों की जांच करना, है ना, वो नियमानुसार काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो लोक उद्यम समिति 1964 में स्थापना की गई थी। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब ये एक छोटा सा टॉपिक था कि सार्वजनिक वित्त पर संसद कैसे नियंत्रण रखती है कमेटियों के माध्यम से। तो तीनों कमेटियों की मैंने चर्चा कर दी। दोस्तों, यही तरीका होना चाहिए। ये एम लक्ष्मीकांत से आपने तैयार किए हैं, मान लीजिए। अब कोई नई चीज आपको प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में मिल जाए, है ना, या आप क्रॉनिकल मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, उसमें पता चल जाए कि अभी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है रिसेंटली, तो आपने लिख लिया, अनुमान कमेटी का लिख लिया, लोक उपक्रम कमेटी है उसका लिख लिया, तो समसामयिक चीज से उसकी बात को आपने जोड़ दिया। बाकी बस बाद में ना तो कोई किताब पढ़नी है ना कुछ और पढ़ना है। ये जो नोट्स है, किताब को पढ़ो, पहले कोई जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक को तय करो, फिर उसको एक बार गो थ्रू पढ़ लो उसको, फिर उसके अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर उसकी जुगाली कर दो। मैं दोस्तों हमेशा आपसे कहता हूं कि पशु है ना, उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? जुगाली कर देते हैं। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, और जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। आप अपने दोस्त से नोट्स छुपाओगे, दोस्त से तैयारी छुपाओगे,
है ना, सच्चे दोस्त से, ऐसे दोस्त नहीं 100-500 दोस्त होते हैं वो वाले दोस्त नहीं, सच्चे दोस्त से, है ना। सच्चे दोस्त से अगर अपने नोट्स छुपाते हो तो आपकी तैयारी परवान पे चढ़ेगी नहीं। ग्रुप में तैयारी करो, सार्थक ग्रुप, चाहे 2 लोगों का ही हो चाहे 3 लोगों का ही हो, सार्थक और अच्छे मित्र होना चाहिए जिनसे परिचर्चा होनी चाहिए, है ना। आप ये कहो कि साहब आज मैं लोक लेखा समिति पढ़ के आया हूँ, मैं ये जानता हूँ, आप क्या जानते हो, तो हो सकता कोई मित्र आपको नई बात बता दे। अच्छे जानकार मित्र से, जो विषय का जानकार हो, उससे मित्रता कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कोचिंग का फ़ायदा ये होता है कि और कोई कोचिंग का फ़ायदा नहीं है, तो कोचिंग में ग्रुप मिल जाता है। अगर कोचिंग आप नहीं जाना चाहते हो तो अच्छे आसपास के अंदर अगर कोई अच्छे मित्र मिल जाए तो आप उनसे परिचर्चा जरूर कीजिए। तो आप समझ गए, सबसे पहले तो आपस में मिक्स नहीं करना। जब मध्यकाल पढ़ो तो आधुनिक नहीं पढ़ना, आधुनिक पढ़ो तब, जब संविधान पढ़ो तो संविधान लगातार संविधान ही पढ़ो, है ना। 10 दिन आपने संविधान को दे दिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ आज आप पढ़ने बैठे हो, है ना, और 10 दिन आपने संविधान को दे दिए। आज क्या पढ़ा कि साहब मूल अधिकार पढ़ ली, पूरा का पूरा मूल अधिकार क्या है ना, मूल अधिकार को कहाँ परिभाषित किया, पूरा का पूरा आपने याद कर लिया, अच्छे नोट्स बना लिए, उनकी जुगाली भी कर दी, बस फिर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है, क्योंकि आप कहोगे भैया मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जो आपकी मर्जी है वो पूछ लो। आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हो दोस्तों, कुछ है ही नहीं, चीज़ें है ना याद कर लो। प्रस्तावना है कि साहब उद्देश्य प्रस्तावना है, वही प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है कि जन्म कुंडली है, किसने कहा। प्रस्तावना के अंदर 42वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए कि साहब ये शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है कि साहब बेरूबारी में तो कहा गया नहीं है, 1960 में कहा गया था, केशवानंद भारती में कहा गया कि है, ठीक है। प्रस्तावना के आदर्श क्या है, कहाँ से ली गई है प्रस्तावना, प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्या बार बार अलग अलग किताबें पढ़नी। तो कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होय। तो जो किताबों में 2.5 आखर प्रेम के है ना, उनको आप ग्रहण कर लो, और 2.5 आखर का मतलब है मर्म ग्रहण कर लो। अनावश्यक कचरा बार बार मत पढ़ो, एक अच्छी सी किताब सामने होनी चाहिए, है ना, और उसके सारे के सारे सार तत्वों को ग्रहण करके अपनी डायरी के अंदर, शॉर्ट के अंदर, अति संक्षिप्त के अंदर नोट कर लीजिए। इसके अलावा पढ़ाई में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के लिए ज़रूरी है दोस्तों रुचि, विषय में रुचि, जानने की इच्छा, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों, मोक्ष मिलता है ना 3 तरीके बताएं। श्रवण, ध्यान से सुनो, मनन, उस पर चिंतन करो, और निधिध्यासन, गुरु के समीप बैठ करके लगातार अध्ययन करो। तो 3 चीज़ें ही RS के एग्जाम में या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 3 ही चीज़ें हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना 3 दोष है तो आदमी बीमार माना जाता है कि 3 दोष है अगर आदमी में, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तो आदमी क्या है, बीमार है। और अगर आप ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान से मनन नहीं करते हो, और निधिध्यासन उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो आपकी पढ़ाई शून्य हो जाएगी। इसलिए स्तरीय पुस्तकें पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको वापस जुगाली कर दो। इसके बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो और लगे कि शेयर करना है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि सरस्वती के भंडार की बढ़िया पूर्व बात। बाकी मस्त रहिए और चिंता मत कीजिए, लोगों को दिखावे के लिए मत पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, और निराशा, तनाव ये सब छोड़ दीजिए। दैन्यम न पलायनम, बस एक कर्म योद्धा है और आपका काम सिर्फ पढ़ना है। कितनी सीटें आएगी, कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईश्वर बैठा है, आप हिसाब ना करो। धन्यवाद।